नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हम ये जानेंगे कि हीमोफीलिया क्या है और साथ ही साथ अगर ब्लीडिंग को रोकने का तरीका क्या कुछ है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना श्रीवास्तव। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी-मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी हीमोफीलिया के बारे में। आप हमें थोड़ा ये बताएँ कि हीमोफीलिया क्या होता है और साथ ही साथ इसमें अगर ब्लीडिंग को रोकने का तरीका क्या कुछ होता है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ? हीमोफीलिया एक ऐसी रेयर डिजीज़ है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो इनसे ग्रसित होते हैं वो भी इसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं पूरी तरह से। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो वह जीवन भर चलता है। यह ऐसी बीमारी नहीं है कि हम इलाज करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो यह उम्र भर चलने वाली बीमारी है। हीमोफीलिया प्रायः 3 प्रकार का होता है, जिसमें हीमोफीलिया ए, बी और सी यह डिवाइड किया गया है। जो हमारे शरीर में किसी फैक्टर जो हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं, जिससे ब्लड का थक्का बनता है, वो अगर जो ब्लड को जमाने वाले फैक्टर होते हैं वह हमारी बॉडी में कमी हो जाती है या नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रक्त स्राव स्टार्ट तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से फैक्टर लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो और सबसे कॉमन जो होता है हीमोफीलिया ए होता है, जिसमें फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है। और इसकी सीवियरिटी जो होती है वह डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में फैक्टर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कि हमारी बॉडी में वो जांच होती है, वो पैथोलॉजी विभाग द्वारा होती है। और ये हीमोफीलिया के मरीज सबसे पहले हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अपना वहाँ पे उपचार कराते हैं। सीवियरिटी अगर हम जांच देखते हैं तो जो फैक्टर होता है वो अगर 50 से 100% है तो वो नॉर्मल में माना जाता है। यदि फैक्टर हमारा लेस देन 1% होता है तो वह सीवियर कंडीशन में माना जाता है। और सीवियर कंडीशन में अगर किसी चोट के लगने से या चोट नहीं भी लगी, उसके बिना ही रक्त का स्राव, हमारा इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जिसे हम फिर बाहर से जब फैक्टर देते हैं वह तभी रुकती है। इस प्रकार हीमोफीलिया के मरीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर से परेशान भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और अगर कुछ समय बाद पता चलता है कि बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उन्हें सबसे पहले दर्द का एहसास होता है। दर्द के साथ साथ सूजन का हो जाना। जिस जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही, सबसे कॉमन जो जॉइंट होता है हमारा घुटने का जॉइंट होता है। घुटने के साथ साथ कोहनी और एड़ी का भी जॉइंट होता है। मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा कूल्हे की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रक्तस्राव की प्रॉब्लम होती है, और इसका इलाज जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम करते हैं। जी। और साथ ही अगर हम बात करें, जैसे ये तो हमने हीमोफीलिया के बारे में जाना और ब्लीडिंग कैसे रोके इस बारे में जाना। अगर मैं बात करें हम एक्सरसाइज़ की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी लोग एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर कई बार अगर फिज़ियोथेरेपी लेते हैं या फिर, तो इनमें किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए और क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इस बारे में हमें बताएँ? जी, बिल्कुल। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें सावधानियाँ पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद इलाज पता होना चाहिए। हीमोफीलिया में सावधानी सबसे ज़्यादा इसलिए बरतने की ज़रूरत है, यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी एक्सरसाइज़ को कर लेंगे, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और हमने कर लिया, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपका सबसे पहला काम होता है कि अपने किस एक्सरसाइज को हमें करना है इस बारे में किसी प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से ही उसका ज्ञान लें, और वो फिजियोथेरेपिस्ट जो हीमोफीलिया की पूरी जानकारी रखते हों। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। जितना अपनी बॉडी की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्सरसाइज करनी है। यदि किसी एक्सरसाइज में दर्द हो रहा है तो उसको वहीं पे रोक देना है। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वह भी ब्लीडिंग कर देगा। और साथ में हमें फैक्टर की अवेलेबिलिटी भी देखते रहना है कि हमारे आसपास फैक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जानकारी ही बचाव है। यदि हम किसी भी विषय में जानकारी रखते हैं तो वो हमें काफ़ी हद तक बचाव कर देती है। जी। और साथ ही जैसा कि आपने एक्सरसाइज़ के बारे में ही बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो अगर कोई विगरेसली है जो एक्सरसाइज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? क्या और भी दिक्कतें आ सकती हैं इससे?
जी हाँ, एक्सरसाइज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी, जो मांसपेशियाँ हमारी कमज़ोर हैं या जो इन हड्डियों से ब्लीडिंग हो रही है, अगर उनसे हम जितना मूवमेंट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा करेंगे, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी हीमोफीलिया से मरीज़ों में हालाँकि हम इन्हें मरीज़ नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं पीडब्ल्यूएच, पर्सन विथ हीमोफीलिया, क्योंकि इनमें सिर्फ़ रक्त विकार होता है, बाकी कोई बीमारी नहीं होती है अलग से। तो इनको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक्सरसाइज हमें कितनी करनी है, और हर एक्सरसाइज हर जो पेशेंट होते हैं अलग अलग हमें असेसमेंट के बाद ही हम इनको एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, क्योंकि हर एज फैक्टर अलग होता है। जैसे बच्चे में हम अलग बताते हैं, एडल्ट में अलग बताएंगे, या हमारे यंग एज वाले पर्सन हैं हम उनको अलग बताते हैं। ये इंडिविजुअल होता है, कोई एक्सरसाइज का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है कि हम ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू असेसमेंट होता है कि हम जांच करते हैं, पहले हड्डी एवं मांसपेशियों की ताकत की एवं क्षमता की जांच करते हैं, मरीज को चलने फिरने या किसी प्रकार के असिस्टिव डिवाइस की जरूरत तो नहीं है, इस बारे में देखते हैं। उसके बाद ही हम उनके अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज प्लान बताते हैं। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि हीमोफीलिया क्या है, और साथ ही साथ अगर इसमें ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के क्या कुछ उपाय हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैम ने बताया कि कोई भी एक्सरसाइज एकदम रिगरसली या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके और भी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।